शुरुआत करते हैं। तो बजट जो पेश किया गया है, उस बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने बहुत बार नहीं सुना। इस बार हम लोगों ने ज्यादातर सुना है कंजम्पशन बढ़ाना है, मिडिल क्लास को बहुत रियायत देनी है, और इसीलिए आप देखिए कि इनकम टैक्स में एक बड़ी रियायत दी गई है। इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे डिटेल में। लेकिन इस बार का पूरा बजट सरकार का कंजम्पशन बढ़ाने पे फोकस था, और आम आदमी का बजट था, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली चुनाव भी दिमाग में था, क्योंकि बड़ी मिडिल क्लास टेरिटरी है वो, और इलेक्शंस हैं तो उसमें रियायत भी दी गई, और जो रिटायरी बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे उनको भी बड़ी रियायत दी गई है। तो ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने, जो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, कंजम्पशन बढ़ाइए, बूस्ट करिए, आम आदमी को मदद करिए, रियायत दीजिए, उस पर सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है। तो पहले तो आप बताइए, आपका टेक क्या है बजट में? क्या आपको अच्छा लगा, क्या बोला, आपने कैसे लिया इसको? जी, इसमें अच्छा मुझे ये लगा नीरज जी की पहली दो बातें। पहले मैं कहूँगा कि कुछ भी नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक क्लियर सिग्नल दिया है इस समय कि चुनाव हो चुके हैं, तो जो भी अब बजट को यूज करेंगे एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, पॉलिसी टूल, कि कंजम्पशन जो है वो बढ़े, कंजम्पशन बढ़े और उसकी वजह से ग्रोथ बढ़े। और पिछले आप दिवाली के बाद हमारी बात भी हुई थी कि कैसे जो कंजम्पशन है वो गिरा है, और उसके 3 कारण थे। एक तो महंगाई बढ़ी, दूसरी तरफ ईएमआई की कॉस्ट बढ़ी, इंटरेस्ट रेट बढ़े, और तीसरा जो टैक्सेशन था, जीएसटी जिस लेवल पे था, वो तीनों चीजें मिलके एक जो कंज्यूमर है उसको उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था। तो काफी जो कंजम्पशन है वो डिले हुई, ऑटो में देखा हमने, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में, और ये अभी तक उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि जो कंजम्पशन गिरा, और वो इसलिए गिरा कि बाइंग पावर कम हुई। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा नीरज जी, जैसे आपने समराइज किया बहुत अच्छे से, कि कैसे एक इस समय इस बजट में सरकार का क्लियरली एक फोकस दिखा कि हम जो कंज्यूमर है उसके हाथ में कैसे हम ज्यादा पैसा छोड़ें जिससे वो अपना कंजम्पशन बढ़ा सके। और ये कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसका फायदा ये होगा कि आपको एक एक वर्चुअस साइकिल में जाएंगे इकोनॉमी की। कंजम्पशन होगा तो प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स बढ़ेंगे, और जॉब्स बढ़ेंगे तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी इस वर्चुअस साइकिल में रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए नीरज जी। और मुझे यही अच्छा लगा कि ये जो पूरा बजट था उसका सार क्लियरली था कि कैसे आपने कही दिल्ली के चुनावों की, और वो ठीक बात है आपकी, कुछ सरकार है तो वो इंटरेस्ट उनका रहता है कि इलेक्शन भी जीते, पर सिर्फ दिल्ली के ही नागरिकों को नहीं, मुझे लगता है पूरे देश भर के नागरिकों को ये मदद करेगा कि जो टैक्स कट में ज्यादा पैसा आया जेब में, थोड़ा और टिंकरिंग हुई, टीडीएस कम हुआ, इंटरेस्ट इनकम पे सीनियर सिटीजन्स की, और हाउसिंग प्रॉपर्टी पे, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पे टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह छोटे छोटे भी काफी तरीकों से पूरी कोशिश की गई है कि कंज्यूमर के पास पैसा छोड़ा जाए। तो नीरज जी, आपने जो पूछा सवाल, मुझे लगता है कि ये जो बजट का क्लियर सिग्नलिंग है, एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि और भी ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे इसी उम्मीद से कि कंजम्पशन बढ़े और बाइंग पावर बढ़े कंज्यूमर की। ओके, तो ये जो 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम कर दी गई है, इसको लोगों को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि पिछले बजट से, उससे पिछले से भी 2 टैक्स रिजीम शुरू की गई है। एक न्यू टैक्स रिजीम है और एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। जो पुरानी वाली टैक्स की व्यवस्था है उसमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं कि आपने इंश्योरेंस खरीदा, या आपका पीएफ में पैसा जाता है, या बहुत तरीके के आप काम करते हैं कि अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इधर टैक्स रिबेट मिलेगी। लेकिन नए टैक्स रिजीम में ये चीजें नहीं है। तो उसकी वजह से सरकार का मानना यह है कि इसको सिंप्लीफाई करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए टैक्स रिजीम में लेके आना, जहां पे टैक्स स्लैब्स ऊपर हैं और टैक्स इनकम में बचता है काफी। तो अभी एक डेटा ये बता रहा था, कई टैक्स एक्सपर्ट कह रहे हैं कि करीब 60-70% लोग इस नई रिजीम में आ चुके हैं ऑलरेडी, और आज के इस अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है कि 90-95% लोग नए टैक्स रिजीम में आ जाए। तो नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि फिर उन्होंने जो स्लैब्स बताए हैं उनको कैसे समझें, कि जो 5%, 10%। तो उन्होंने ये किया है कि 2 टैक्स स्लैब आपके 12 लाख वाले ब्रैकेट में आएंगे।
5% वाला और 10% वाला। तो टैक्स, जब टैक्स लगता है तो उसका रूल ये होता है कि सर्टेन अप टू 8 लाख मान लीजिए 5% टैक्स लग रहा है, या 8 लाख तक के कुछ नहीं है, या 4 लाख तक कुछ नहीं है, तो जिस इनकम ब्रैकेट पर टैक्स स्लैब लगता है वहां तक की टैक्स, उससे पहले की टैक्स आपकी नहीं लगता, फ्री होती इनकम, उसके बाद वाले में लगता है। तो आपके 12 लाख में 2 टैक्स स्लैब लगेंगे, एक 10 वाला एक 5 वाला, और उसका जो टोटल आ रहा है टैक्स वो करीब 60,000 रुपए के आसपास आएगा। और चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है, तो नेट नेट वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि आप ये कह रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, जबकि टैक्स स्लैब में 8 लाख 12 लाख आ रहे हैं। तो उससे ये समझना चाहिए कि जो 60,000 रुपए आपको बचे इधर टैक्स फ्री वाले, वो उसमें नेट जीरो हो गया, तो इसलिए 12 लाख की आपकी इनकम टैक्स फ्री हो गई। तो अब इसमें यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो नौकरी पेशा है या कुछ काम कर रहे हैं वो इस स्लैब के अंदर आ जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग 12 लाख रुपए तक का फायदा उठाएंगे और उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा उत्साहित खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टोटल जो बचत हो रही है वो 60,000 की है, जो कि पहले के मुकाबले, जो पिछले साल से अब में। लेकिन ये बड़ी रियायत इसलिए कि अगर आप 60,000 रुपए एक आदमी के बच रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी तादाद है जहां पे इस ब्रैकेट में लोग आएंगे और उनका पैसा इसमें बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया, जो कि इनकम टैक्स के लिहाज से, और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि थोड़ा मोटी मोटी चीजें और समझें, फिर हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि इस 60,000 का फायदा कहाँ होगा। तो हमने जो सुना कि एक तो एग्रीकल्चर में बहुत फोकस किया इन्होंने, 100 नए हब बनाए जाएंगे जहां पे एग्री पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स होंगे। रूरल फोकस काफी इन्होंने किया है कि लोगों के हाथ में पैसा आए। बहुत डिफेंस में भी काफी इन्होंने ध्यान दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का जो पहले का एक विजन होता था कि हमको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने, हाईवेज बनाने हैं, वो अभी भी है, एलोकेशन कम नहीं किया है लेकिन बढ़ाया नहीं है। लेकिन अब ज्यादा दिमाग उनका इस तरफ लग रहा है कि मिडिल क्लास को, गरीब आदमी को रिटेल के हाथ में पैसा आए, जिसके पहले ये शायद सरकार इस बात को बहुत तवज्जो नहीं देती थी कि लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए। अब वो ये मानने की नहीं, जब तक कैश हाथ में नहीं जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे समझूं कि आप ये सोचते थे पहले कि एक फैक्ट्री लगाओ, उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, फिर वो कंज्यूम करेंगे और डिमांड जनरेट होगी। लेकिन ये एक्चुअली वर्कआउट नहीं हुआ। अगर आप पिछले 8-10 साल में देखें, तो अब ये बॉटम अप अप्रोच ले रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे दोगे, वो खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो कैपेक्स होगा। क्या ये सही है एनालिसिस? नहीं, बिल्कुल सही है नीरज जी। आपने आई थिंक जो जितना मैंने देखा बजट में, जिस तरह से पिछले साल का छोड़ दें क्योंकि वो तो इंटरिम बजट था, पर उसके साल के पहले का बजट देखें, सेम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था, तो उसमें भी और उसके पहले भी काफ़ी फोकस होता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज, स्पेंडिंग, और वो होना भी चाहिए। पर इस टाइम जो था वो टोन डाउन था, उसकी इतनी बड़ी बात नहीं हुई। मेरे को नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग नहीं होगी, यही बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो सरकार पे प्रेशर था, रिसेंट जीडीपी डेटा हमने देखा, मैक्रो डेटा देखा हमने, जीएसटी में एक ग्रोथ में फॉल देखा, तो एक क्लियर सरकार के पास एक फीडबैक था कि देखिए आपको कंजम्पशन से नजर नहीं उठा सकते हैं और आपको उस पर बात भी करनी पड़ेगी और एक नीरज जी सिग्नलिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट में आप 1-1.5 घंटे की स्पीच में एक सिग्नलिंग टूल भी होता है। जैसे आरबीआई की भी जो गवर्नर की कॉन्फ्रेंस होती है तो वो सिग्नल देते हैं कि वो क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं इंटरेस्ट रेट की तरफ, चाहे वो उस मीटिंग में करें ना करें। तो उसी तरह ये जो बजट की स्पीच भी है, हमको एक सिग्नलिंग टूल की तरह देखना चाहिए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी बात नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा नहीं करेंगे, करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। पर बात ज्यादा करी कंजम्पशन की, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम सोच रहे हैं इसके बारे में। आप ऐसा मत सोचिए कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। और पिछले 2-3 महीने में जितनी चर्चा हुई बड़े जो मीडिया में भी, आई थिंक उसका एक रिस्पॉन्स देखा, और एक अच्छी बात है, मैं कहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आया, पर ये आया तो कि सरकार एक कॉग्निजेंस ले रही है इस बात की कि ग्रोथ स्लो है और उसको हमको कंजम्पशन को वापस पिकअप करना है। करेक्ट। तो ये तो हुई बात ओवरऑल बजट की और उसके थीम की कि किस तरीके की चीजें हुई हैं।
और मोटी मोटी चीजें समझ आई। कुछ फिस्कल मैथ भी आपने देखी क्या? जैसे कह रहे हैं ग्रॉस बोरोइंग 15,82,000 करोड़ होगी, और नॉमिनल जीडीपी FY26 जो ईयर चल रहा है, ये 31 मार्च को जब खत्म होगा नेक्स्ट ईयर वाला, तो वो 10.1% के आसपास लेके चल रहे हैं। और इंश्योरेंस में FDI 100% तक ले आए हैं, कैपेक्स 11,20,000 करोड़ का है। तो ये जो फिस्कल मैथ है, और जो इधर इनको टैक्स में छूट देने से लगभग मोटा मोटा 1 लाख करोड़ के आसपास कम मिलेगा इनको, तो क्या ये फिस्कल मैथ आपको ठीक दिखती है? अब अभी और पिछले अभी के नहीं, मैं 3-4 बजट की बात करूं तो फिस्कल मैथ में इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और जो हमारे जो टारगेट हैं फिस्कल डेफिसिट के, वो लार्जली मीट हो रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस की वजह से। जीएसटी की जो कलेक्शन है इस समय रिकॉर्ड लेवल पे है। मेरे को लगता है कि इस साल में अगर वापस ग्रोथ आया तो 2 लाख करोड़ महीने का जीएसटी कलेक्शन पहुंच जाएगा। और इसमें अभी तो जो पहले बात होती थी नीरज जी फिस्कल मैथ को मैच करने के लिए कि डाइवर्समेंट होगा बड़ा 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का, उसकी तो बात भी नहीं हो रही अभी। तो मुझे लगता है सरकार के पास बहुत सारे बफर हैं इस समय। अगर फिस्कल में थोड़ा भी स्लिपेज भी हो तो भी थ्रू डाइवेस्टमेंट वो उसको मैनेज कर लेंगे। मेरा पर्सनल व्यू ये भी है कि इन ग्रोथ इकोनॉमी, और थोड़ा डिस्प्यूटेड व्यू है, मुझे लगता है कि इन ग्रोथ इकोनॉमी जहां पे हमें जरूरत है कि हर लेवल के सिटीजन को इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिले, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट मिस भी होता है तो उसके लिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक अमेरिका या यूरोप जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है कि जहां पे हमको बहुत ज्यादा टाइट एक लो ग्रोथ इकोनॉमी में है। हमारा फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए, और ग्रोथ पे अगर फोकस है और थोड़ा स्लिपेज भी है फिस्कल में, तो आई थिंक इतना बड़ा देश है हम मैनेज कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा रुपी डिप्रिशिएट हो जाए या कुछ और थोड़े आउटकम हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। और तो मैक्रो लेवल पे मुझे लगता है कि इस समय काफी स्ट्रांग है हमारा मैक्रो सिचुएशन। जो अभी हमने रुपी की डिप्रिसिएशन देखी, लोग उसके बारे में बात करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन के बाद भी एशिया का सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और जो 8% इंक्रीज हुआ यूएस डॉलर इंडेक्स में पिछले 3 महीने में, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद, इंडिया को इसका इतना हर्जा नहीं हुआ इंडियन रुपी को। तो मैक्रो काफी स्ट्रांग है। फिस्कल स्लिपेज फिस्कल डेफिसिट की मैथ से आई थिंक कोई चिंता की अभी तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। मैं तो हमेशा ही मानता हूं कि जो ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसमें बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट की और समहाउ मैं तो इस फेवर में कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ ग्रोथ पैरामीटर ऑल्सो। और दूसरी एक चीज मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर आप मेरी सैलरी खूब बढ़ा रहे हैं तो मुझे खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा महंगाई भी रखो तब भी मैं खर्च करूंगा। लेकिन अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है तब मुझे दिक्कत होती है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ठीक है, 4.4 की जगह 4.8 भी अगर फिस्कल डेफिसिट रह गया तो इसमें कोई, मैं अमेरिकियों को गुलाम थोड़ी हूं कि हमको उनके कहने के हिसाब से सब प्रूडेंस ही रखना है। प्रूडेंस इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे, और इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत तो आएगा। लेकिन अभी अभी तक ये था कि स्टैटिक था सब कुछ और हमें दिक्कत हो रही थी। अब लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टैप खोला है, ईज किया है, उनको चिंता हुई है। ये मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा निर्मला जी का, जो बहुत मीम बन रहे थे उनके, कि उन्होंने दरअसल सुन लिया। आपने मुझे और भी भेजे थे। मतलब इतने ज्यादा मीम उनके बन रहे थे कि मतलब लोग उनकी आरती उतार रहे थे उनकी फोटो की, कि बस माफ कर देना, बाकी तो पता नहीं किस किस नाम से उनको बुला रहे थे। तो उन्होंने सबकी सुन ली। और मोदी जी ने कहा भी था जब बजट सत्र का शुरुआत हुई थी, और इससे पहले भी, कि मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाएगा, तो उन्होंने वाकई ध्यान रखा है। और मैं मानता हूँ कि ये 12 लाख टैक्स फ्री एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। हमको लगता है 60,000 रुपए, जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा, मैं भी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि 60,000 रुपए क्या, अगर आप 60,000 रुपए हर आदमी के बच रहे उसको जोड़िए ना, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए देश में 2 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। 8 करोड़ टैक्स फाइलिंग होती है, इसमें 2 ही करोड़ टैक्स पे करते हैं, बाकी क्या ITR फाइल करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 10-15 करोड़ लोग हैं जो टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं, आने चाहिए, और उनके तो और ज्यादा पैसे बचेंगे। मतलब तो ये एक बहुत फायदेमंद है। किसी ने भी पूछा कि फिर ये टैक्स स्लैब क्यों, मैं प्रणव आर्य जी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो ये मैंने अभी जो शुरू में बताया था उनका एक क्वेश्चन भी है ये। तो उसमें क्या है प्रणव भाई, कि जब आप
जाते हैं उसमें रिजीम में, तो 0 से 4 लाख तक जो है आपका टैक्स नहीं लगेगा, नील है उस पर। और 4 से 8 लाख तक में 5% टैक्स लगेगा, और 8 से 12 में 10% का। यानी 2 स्लैब आपके ऊपर लगेंगे जो 12 लाख तक की फ्री है। जब टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो 4 लाख रुपए तो आपके इनकम से अलग हटा दिए जाएंगे क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लग रहा है। फिर 4 लाख 1 रुपए से लेकर के 8 लाख रुपए तक आप पे 5% टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो आप जोड़ के देखिए कितना बनता है, 20,000 करीब बनेगा। फिर 8 लाख 1,000 से 12 लाख तक में आपके ऊपर 10% टैक्स लगाया जाएगा, जो कि 40,000 के आसपास बनेगा। तो इससे क्या होगा कि 60,000 रुपए आपके ऊपर टैक्स बना, और हम कह रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है। लेकिन इसी न्यू रिजीम में 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिलती है, वो रिबेट इसके साथ सेट ऑफ हो जाएगी। तो इसलिए आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इसलिए बार बार ये कह रहे हैं, एक जब मैंने ट्वीट भी किया था और निर्मला जी ने भी कहा था कि इफेक्टिव जो टैक्सेशन है वो 12 लाख तक जीरो होगा। तो इफेक्टिव वर्ड बहुत कोट अनकोट ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं, इफेक्टिव, क्योंकि आप वो छूट को जब एडजस्ट करेंगे तो इसलिए 12 लाख वाली बात आ रही है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यही इस बजट की सबसे बड़ी थीम है और हेडलाइन यही है और सब जगह चर्चा ही हो रही, तो इसको हम बार बार इसलिए कर रहे हैं। तो अबे सर, आप थोड़ा सा, हमारे मार्केट वाले लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत मैसेज कर रहे हैं कि आज सब बातें कर रहे हो मार्केट में, बताओ। तो पहले तो एक मुझे ब्रॉड पिक्चर बताइए कि मार्केट ने इस बजट को कैसे लिया, फिर थोड़ा सेक्टोरल बात करते हैं। आई थिंक आपने भी रिएक्शन देखा होगा जब बजट स्पीच चल रही थी, मार्केट ऊपर था, फिर उसके बाद स्पीच के थ्रू गिरा और फिर रिकवर हुआ और फिर आई थिंक थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ। आई थिंक अभी भी मार्केट में इसका एनालिसिस होगा, ओवर द वीकेंड फाइनेंस बिल पढ़ा जाएगा डिटेल में, क्योंकि कई बार क्या होता है नीरज जी, जो हम सुनते हैं स्पीच में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के पास बहुत कम समय होता है, हर चीज के डिटेल में नहीं जा पाती हैं, पर जब एक्चुअल फाइनेंस बिल आता है जो काफी डिटेल होता है और उसमें फाइन प्रिंट आता है, तो कई बार नई चीजें देखने को मिलती हैं जो पहली जो बजट स्पीच में नहीं कवर की होती है, क्योंकि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो आई थिंक ओवर द वीकेंड फाइनेंस बिल के ऊपर स्टडी होगी। मैं अगर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज अ फंड मैनेजर बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि जो मुझे देखना था मुझे दिख गया कि एक सरकार ने कमिटमेंट दिया है क्लियरली कि हम कंजम्पशन पे फोकस करेंगे, और वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। मेरा डाउट था पिछले 6 महीने से, स्पेशली पोस्ट दिवाली, की ये सरकार का ध्यान सिर्फ टैक्स बढ़ाने में, सिर्फ अपना खजाने भरने में है, ज्यादा टैक्स ले लेके, कि वो कुछ वापस भी देना चाहते हैं। और वो मुझे दिखा इस बजट में, काफी तरह से दिखा। एक तो जो इमीडिएट हमारे जो दर्शक हैं, वो सबसे बड़ा सवाल उनका यही है कि भाई 12 लाख का जो टैक्स है उसका बताइए, पर और भी काफी छोटी बातें हुई जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के जेब में पैसा जाएगा। एक जो हमने एमएसएमई की बात नहीं करी, जो एमएसएमई है काफी बड़ा, उनको वो दिया है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख का। और ये एमएसएमई जो हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो कंजम्पशन को ड्राइव करते हैं इस देश में। काफी गाड़ियां खरीदना, घर खरीदना, एमएसएमई जो जॉब्स देना उनके हाथ में है। तो अगर उनके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, ज्यादा इन्वेंट्री रख सकें, तो एक बहुत अच्छी चीज है पूरी इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह से काफी, मैं कहूंगा 7-8 चीजें तो मैंने गिनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आई थिंक मार्केट भी जब इनको डिटेल में स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो एक मार्केट में मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन रहेगा, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं था नीरज जी की कोई मार्केट को डिसअपॉइंट हो किसी चीज से। तो ओवरऑल पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। जहां से हमारा लेवल है, मुझे लगता है थोड़ा अब स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में। एफपीआई का मैं नहीं कह सकता, वो अपने देश का ज्यादा सोचते हैं। नहीं, उनको सोचना भी चाहिए, अपने अपने देश का सोचें। अच्छा, अब चूंकि कई सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा तो उस पर पूछते हैं। आपने काफी ध्यान से बजट सुना होगा। मार्केट, हालांकि आज का मार्केट का रिएक्शन बड़ा उतार चढ़ाव वाला, पहले तो आया तो एकदम निराश था, काफी गिर गया, फिर ऊपर आ गया। तो इस तरीके से वैसे भी हमने देखा कि हमेशा पिछले 20-22 सालों में जब भी बजट आता है ना, मार्केट उसको एक्चुअली हम लोग भी नहीं समझ पाते। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारे प्रिंट्स हमको 2 दिन बाद पता चलेंगे ना, जब धीरे धीरे अंदर पढ़ोगे पता लगा कैपिटल गेन्स में भी कुछ ट्वीकिंग कर दी हो, बताया नहीं हो। कुछ जरूरी थोड़ी हर चीज को पढ़ेंगे, कुछ तो आप भी पढ़िए। तो अंतिम सत्य तो हम लोगों को जो फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा, और या फिर जब 5 तारीख को न्यू टैक्स बिल पेश किया जाएगा उसमें समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सेक्टोरली समझते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि रेलवे सेक्टर में अनाउंसमेंट भी हुए, क्या है उस पे व्यू। तो एक रेलवे सेक्टर पे बताइएगा, दूसरा एग्री पे किस तरीके की थीम्स आपको बढ़ती हुई दिख रही वो बताइएगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने एक काम किया है कि बेसिक कंजम्पशन ड्यूटी अगर आप फ्लैट स्क्रीन इंपोर्ट करते हैं तो उसको तो रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन जो कलपुर्जे हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ा दी। तो इससे जो असेंबलिंग यूनिट वाली कंपनी है उन पे किस तरीके का असर आएगा? जी, तो आई थिंक सबसे पहले बात करते हैं हम पहले सेक्टर की, एग्री की बात करते हैं चलिए पहले, या रेलवेज की आपने कहा। तो रेलवेज में नीरज जी क्या हो रहा है कि अभी जैसे केन्स और सिरमा, ये दो कंपनीज हैं जो रेलवेज को इक्विपमेंट सप्लाई करती है, और इनके दोनों के रिजल्ट आए पिछले हफ्ते, और उनकी एनालिस्ट कॉल भी थी मैनेजमेंट के साथ। और ये काफी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी कि रेलवे बिजनेस इनका बूम करेगा, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, पर दोनों के मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो ऑर्डर्स आए हैं उनको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा डिले है। सो वो ऑलमोस्ट वो वहां पे ये रहा है कि एलोकेशन है, बजट है रेलवेज के पास, पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्लो है, वो हमारे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है। पर एक स्लो डाउन है रेलवे के ऑर्डर जनरेशन में और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, दोनों में। तो मुझे लगता है कि ये सरकार को एक एग्जीक्यूशन चैलेंज की तरह लेना चाहिए। ये इसे बजट से बियॉन्ड देखना पड़ेगा। बजट में आप एलोकेशन कर सकते हैं कि चलिए हम 50,000 करोड़ खर्च करेंगे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, वो तो बोल दिया आपने। पर उसके बाद रेलवेज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑर्डर्स दें, एग्जीक्यूट करें, उस पैसे को खर्च करें। वहां पे एक लैग है, और ये टिपिकल एक प्रॉब्लम हमेशा हमारी रही है कि हम एग्जीक्यूशन में वीक रह जाते हैं। इंटेंट हमारा हमेशा 100% रहता है। तो ये रेलवेज के ऊपर है, मैं कहूंगा रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एलोकेशन मिला है आप उसको एग्जीक्यूट करिए ऑर्डर्स को, और नई ट्रेन लॉन्च करिए, अभी जितना कर रहे हैं उससे 5 टाइम ज्यादा करिए। तो बजट से मुझे नहीं लगता कि कोई निराशा है रेलवेज के ऊपर। रेलवेज को जितना बजट चाहिए उतना है, उससे ज्यादा चाहिए आई एम श्योर सरकार दे देगी। एग्जीक्यूशन का चैलेंज है, वो रेलवे मिनिस्ट्री को हैंडल करना पड़ेगा। एग्री में पूरा फोकस है सरकार का, शुरू से वो बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कैसे फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो है वो फार्मर को पहुंचना चाहिए, कि उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए बैंक्स के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू लोन लेने की, जब उसको लोन चाहिए अपने क्रॉप के लिए। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स वगैरह पे भी उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ एग्रोकेम। तो हमारे जो फार्मर जो सेगमेंट है उनको डेफिनेटली एक रिलीफ मिलेगा कि ठीक टाइम पे पैसा मिल जाएगा। दूसरी तरफ बाकी जो स्कीम्स हैं सरकार की, उनसे भी उनको पैसा मिलेगा। तो ये दोनों मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं दोनों सेक्टर्स के लिए, जो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और बाकी जो और भी सेक्टर्स हैं जिसपे फोकस रहा है सरकार का, मुझे लगता है कि सब एग्जीक्यूशन का चैलेंज है। अब ये बजट में तो इंटेंट बता दिया जो क्लियरली एफएम का है, पर उसके अलावा फिर हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन सब के ऊपर अब दारोमदार है कि वो फॉलो थ्रू करें और एग्जीक्यूशन भी करें। आप खुश हैं बजट से एकदम? मेरे को निराशा की कोई बात नहीं दिख रही। मेरे को लगता है कि एक शायद निराशा सिर्फ यही होगी कि एक शायद अपॉर्चुनिटी थी तो और भी कुछ बड़ा कर सकते थे, पर जितना किया मुझे उससे निराशा नहीं है। मेरी निराशा सिर्फ यही है कि और भी ज्यादा, जैसे प्राइवेट कैपेक्स की हम बात करते हैं कि कैसे ड्राइव करें प्राइवेट कैपेक्स को, तो कैसे इंसेंटिव दें नए फाउंडर्स को, नए प्रमोटर्स को कि आप नए प्लांट लगाइए, उसमें हम आपको सब्सिडी देंगे, एक्सिलरेटेड डेप्रिसिएशन देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा होल्ड बैक किया उन्होंने, क्योंकि सरकार के ऊपर ही पूरा दारोमदार नहीं होना चाहिए कैपेक्स का। प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स को ड्राइव करने के लिए जितनी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, इंसेंटिव्स होने चाहिए थे, वो मुझे नहीं दिखे। तो मैं यही आशा करूंगा कि शायद आए वो अभी, और एक सरकार में ये भी एक उम्मीद है कि वो अब प्राइवेट कैपेक्स को ड्राइव करने के लिए इंसेंटिव्स दें। तो उसके अलावा मुझे ऐसे कोई निराशा नहीं है मतलब बजट से। अच्छा, इतना इन्होंने टैक्स पे छूट दे दी, तो क्या अब ये मानना चाहिए कि जीएसटी में छूट की उम्मीद, जीएसटी नीचे लाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक साथ सब कुछ आप मांग रहे हैं ना? अब देखिए, कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर है, हम तो कहेंगे कि देखिए आप कमाने पे भी टैक्स लगा रहे हैं, आप खर्च करने पे भी टैक्स लगा रहे हैं, आप बचत करने पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोचूंगा कि जैसे कहते हैं जैसे वेस्ट में भी कि एक
you have to let the animal spirits grow, you know, animal spirits होनी चाहिए कि लोग कंज्यूम करें, बनाएं, बढ़ें, आगे बढ़ें, रुके ना किसी तरीके से। तो जीएसटी में रेट्स कम ना करें नीरज जी, पर काफी वहां पे अपॉर्चुनिटी है रेट रैशनलाइजेशन की, क्योंकि काफी ऐसे सेगमेंट्स हैं जो एक कैटेगरी में आने एक ही रेट में जा रहे हैं, उनका कोई कैटेगराइजेशन अलग करें तो वो रेट काफी चेंज हो जाएंगे। जैसे ईवी में आपको अगर सपोर्ट देना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो वो अभी भी ऑटो के रेट में जा रहा है, तो आप ईवी की सेपरेट कैटेगरी बना के उसका जीएसटी रेट अलग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है रैशनलाइजेशन ज्यादा जरूरी है जीएसटी में, रेट उसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे काफी कैटेगरीज के। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बजट का, मार्केट का सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं मैं। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो कि हर आदमी जानना चाहता है, मार्केट देखने वाला। क्या आप एफआई बिकवाली रोक देंगे अपनी? जो उन्होंने एक्चुअली एफआई ने एसडब्ल्यूपी कर रखा है। मैं आपसे इस बात का मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें, क्योंकि ये सच में बहुत ये कठिन सवाल है, तो आप ही कठिन सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, 2,500 3,000 करोड़ रोज वो बेच रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एसडब्ल्यूपी लगा रखा है कि मेरे को डेली बेसिस पे 2,500 3,000 5,000 करोड़ बेचना है। तो ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं तो खुद क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप देखते हैं मार्केट, बिल्कुल मुझे मालूम है, तो आपकी नॉलेज इस मामले में काफी स्ट्रांग है, तो मैं आपसे भी, मतलब जेन्युइनली मैं आपसे भी सोचा कि आपका क्या व्यू है, क्यों एफपीआई इतना बेच रहे हैं। और मतलब मैंने लास्ट डेटा देखा, 3 साल पहले उनका होल्डिंग इंडियन मार्केट का 21.2% था, अब वो गिर के 16% से नीचे आ गया। तो ऐसा क्या हुआ है कि हम बहुत खुश हैं, पर वो एफपीआई 16% पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 15 साल के लो पे हैं अपनी होल्डिंग से। तो आपको क्या लगता है, क्यों इतनी निराशा है एफपीआई की? सर देखिए, एफपीआई की निराशा भारत की अपनी ग्रोथ से तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा वो परेशान, चिंतित है। वो एक फैक्टर है, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में जो उनकी इकोनॉमी इतनी रोबस्ट है और पैसा वहां ज्यादा बन रहा है, अगर वहां पे 5% बॉन्ड यील्ड चल रही है, उनको एकदम डॉलर में रिटर्न मिल रहा है, और इंडिया में लॉन्ग टर्म रिटर्न 7% ज्यादा बनता नहीं डॉलर टर्म्स में, उसमें भी उनको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। नंबर एक रीजन तो मुझे ये लगता है। और दूसरा, हमारा करेंसी वीक हो रही, तो जब और बेचते तो और ज्यादा उनको नुकसान होता है, तो ये एक स्पाइरल बन गया है। और फ्री मनी का जमाना चला गया, जो इंडिया में बहुत पैसे फ्री के आते थे, अब तो जापान भी देखिए एक बार एक हाइक ले लिया, अभी इस साल 2 हाइक और लेगा वो। तो जब तक यूएस में बॉन्ड यील्ड ठंडी पड़े या स्टेबल हो जाए वो, तब तक मुझे नहीं लगता कि एफआईआई यहाँ लौटेंगे। ये बहुत ही, मतलब लोगों को सुनने में शायद अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं कि एफआईआई अपनी सेलिंग रोकेंगे, क्योंकि उनको वो कंपैरेटिवली देखते हैं कि हमको कहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है, किस देश में फायदा हो रहा है। तो उनको अगर अमेरिका में ज्यादा फायदा हो रहा है तो वहां लगाएंगे पैसे। कुछ लोग कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया को अलग करके देखना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। क्यों अलग करके देखना चाहिए? जो पैसा लगाने आया है सर, प्राइवेट इक्विटी का बंदा या बड़े फंड्स हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा इंडिया में लग रहा है, जापान में लग रहा है, हांगकांग में लग रहा है, जिधर उनको फायदा उधर लगेगा। उनका एक मैंडेट है, प्राइवेट इक्विटी 7 साल का मैंडेट लेके आता है, उसको पैसे बनाने हैं। उसको आपके अमृत काल से या $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी में को बनाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। उनकी सच्चाई है, उनको पैसा कहाँ बन रहा है। तो यूएस में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, डॉलर वीक नहीं हो रहा है, मेक इन यूएस का नया नारा दे दिया उन्होंने। अब वो China+1, पहले China+1 इज इक्वल टू चाइना था, अब वो उधर उन्होंने अमेरिका भी एक जोड़ दिया। तो 1 में जो है इंडिया भी है, अमेरिका भी है, थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, उसमें अमेरिका भी घुस गया। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे संकेत है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अगर अमेरिका इतना ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग में देने की तैयारी कर रहा। प्लस उन्होंने 3 देशों में टैरिफ लगाना शुरू कर दिया आज से। उन्होंने मेक्सिको में लगाया, चीन में लगाया, कनाडा में लगाया। बजट एक ट्रिगर था हम लोगों के, सोच रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एफआईआई अपनी सेलिंग रोकेंगे। स्लो हो सकते कुछ समय के लिए, लेकिन वो अभी जारी रखेंगे। दूसरा, जो हमने इतना पैसा लोगों के हाथ में डाला है, 60,000 रुपए पर टैक्स पेयर को हम अगर बचवा रहे हैं, तो ये एक तरीके से इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा थोड़ा बहुत, और उस इन्फ्लेशन से आपकी करेंसी पे फिर एक बार दबाव आएगा। अब अगर आरबीआई ने कहीं रेट काट दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती हो सकती है, अगर वो रेट कट हुआ तो एक बहुत तेज सा बूम आएगा मार्केट में। कुछ समय के लिए सब लोग भूल जाएंगे कि नंबर को, डेटा को देखें, तो एक बड़ी तेजी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर हमें लगता है सेल ऑफ आएगा, क्योंकि
जैसे रेट कट होंगे फिर करेंसी वीक होगी। करेंसी वीक होना एक इकोनॉमिक डिस्कशन है और बहुत अच्छा मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक करेंसी वीक नहीं होगी आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे, इकोनॉमी जैसे हमारी उस तरह। बिल्कुल। तो करेंसी वीकेंड होना इज इंपॉर्टेंट। आप पिछले 2 सालों से होल्ड कर रखा था आरबीआई ने करेंसी को, नहीं गिरने दिया, तो अब एक साथ गिर रही है वो, तो वो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो आपको इकोनॉमी को दिक्कत देती है जी। तो ये कुछ पॉइंट मुझे लगता है जिसकी वजह से एफआईआई की सेलिंग, मुझे अभी शक है कि अपनी एसडब्ल्यूपी रोकेंगे, अभी वो जारी रखेंगे इसको कुछ समय तक, स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, बिकॉज ये आते हैं एक झुंड की तरह, हमने देखा है एक साथ सेलिंग होती है, फिर एक साथ रुक जाती है, फिर एक साथ रिवर्स होती है, और फिर आता है पैसा तो इतना आता है कि मार्केट में किसी को समझ में नहीं आता कि ये नए लेवल स्टॉक्स के क्या हो गए। पर मुझे लगता है कि ये एक हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है नीरज जी, और मुझे लगता है कि ये जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एफपीआई सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनीज के स्टॉक, ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स पिछले महीने उसके पहले के महीने मिला के 40% 30% नीचे हैं, और ये ग्रोथ कंपनीज हैं जिनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है कि उनका स्टॉक प्राइस कहाँ पे है। तो अगर ये कंपनीज ऐसी हैं जो 20-30% ग्रो कर रही हैं, और वो आज जैसे बजट में भी कहा गया काफी बार, आत्मनिर्भर भारत की तरफ है कि हम इंडिया में बनाए, और करेंसी का जो डेप्रिसिएशन है वो और प्रेशर डाल रहा है हम पे कि हम इंडिया में बनाए, इंपोर्ट ना करें अपनी फॉरेन करेंसी बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा ट्रेंड है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को डरने की बजाय कि एफपीआई सेल कर रहे हैं तो प्राइस गिर रहे हैं तो अब मार्केट क्रैश हो जाएगा या हो गया है, उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आप 2 महीने पहले लेना चाहते थे पर आपको महंगे लग रहे थे, पर अब वो करेक्ट हो गए हैं तो अब आपको वो अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, उनके बिजनेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एफपीआई सेलिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। बॉटम कहाँ है वो तो हमने बात करी, वो किसी को नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कह सकता है कि मैं एकदम परफेक्ट बॉटम पे लूंगा और टॉप पे बेच दूंगा। पर जो लेना चाहते हैं, जिनके पास एलोकेशन है अभी और जो डिप्लॉय करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है और बनेगी। अगर एफपीआई सेलिंग कंटिन्यू करती है तो एक बनेगी कि आप अपने देश की कंपनीज में इन्वेस्ट करके और अच्छी वेल्थ क्रिएट करें ओवर 5-10 ईयर्स। अच्छा, एक चीज बताइए, मार्केट तो अभी चला नहीं पिछले 6 महीने से, मतलब 1 अक्टूबर से मान लीजिए टिल डेट, तो आधा साल लगभग मार्केट नहीं चला, तो क्या ये एक हो सकता था कि कैपिटल गेन्स में जो बढ़ा दिया था उन्होंने थोड़ा सा, उसको वापस ले लेते? इससे क्योंकि मिलेगा तो है नहीं, वैसे भी जब गेन ही नहीं हो तो मिलेगा और फिर प्रॉब्लम होगी ना, फिर आपने कम कर दिया, फिर कैपिटल गेन हो जाएगा, फिर वो कहते हैं अरे ले लेता, फिर वो बढ़ा दे तो वो तो साइकिल रुकेगी नहीं फिर कैपिटल गेन तो आप तो लोग, मेरे को गेन होगा, मेरे को गेन ही नहीं हो रहा तो लगाने का फायदा क्या? बिल्कुल। तो आई थिंक आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो हम ये टैक्स लगा रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कैपिटल गेन लगा दिया तो जितना कैपिटल गेन पहले हो रहा था उतना होता रहेगा तो मुझे ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। आपको असेस करना पड़ेगा कि आपने कैपिटल गेन लगाया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, कि कैपिटल गेन ही नहीं हो रहा लोगों का, तो आपको जो टैक्स मिल रहा था उसका आधा भी नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ की समझदारी है? और यही मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े डिसीजन है लेने चाहिए। और जब मैं 2003 में विदेश से बाहर वापस इंडिया आया था, उस समय बजट आया था सरकार का और स्लो इकोनॉमी थी, सरकार ने कहा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि क्या करें, और उस टाइम पे उन्होंने जो डिसीजन लिए, एक ही बजट में कैपिटल गेन पूरा जीरो कर दिया, डिविडेंड टैक्स फ्री कर दिया और 2-3 और बड़े दिए कि मार्केट उसके बाद रुका ही नहीं 5 साल। आई थिंक लोगों को वो इंसेंटिव चाहिए और वो सरकार को वो इंसेंटिव देना पड़ेगा इन सम फॉर्म, रादर देन हर चीज पे टैक्स बढ़ा दें। तो ये एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया है कि टैक्स बढ़ाने से, टैक्स रेट बढ़ाने से क्या आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? और ये कौन कैलकुलेट कर रहा है कि आप ज्यादा नुकसान ज्यादा कर रहे हैं पूरे सेक्टर का इस थोड़ा सा टैक्स बढ़ा के, 2.5% टैक्स बढ़ा के, उससे क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि अब की बार और कम टैक्स देंगे क्योंकि लोग टैक्स हार्वेस्टिंग भी करेंगे। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो अब आप देखिए मिल रहा होगा तो वो अपनी लॉस वाले ट्रेड बेच देंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उनको दोबारा खरीद लेंगे और नीचे मिलेगा उनको।
तो उससे तो आपको जो जो एसेट में हमको रिटर्न की गारंटी नहीं है, हमें पता नहीं कि इसमें कितना रिटर्न बनेगा, उस पर आप फिक्स टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं। आप अपने मार्केट को ग्रो करना चाहते हैं, अब 15-18 करोड़ लोग आ गए मार्केट में नए, तो उनको या तो आप ऐसा कर दीजिए कि साहब लॉन्ग टर्म वाला ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए आप, बिल्कुल, आप 2 साल के बाद जीरो टैक्स है, 2 साल से पहले बेचोगे तो पैसा लगेगा, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पैसा आएगा, रुकेगा। जो मार्केट में लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया, अब उसमें आप इतना टैक्स लगाओगे तो मुझे चिंता की इस बार मैं देखूंगा वो फिगर कितना आ रहा है कि कितना कैपिटल गेन्स टैक्स से वसूली हुई, क्योंकि पिछले 6 महीने तो मार्केट ने इतना नुकसान कर दिया लोगों का कि पोर्टफोलियो रेट में आ गए। तो खैर एनीवे, ये तो सरकार का ही एक व्यू है कि वो जैसा भी सोचे, उनके लोग जैसा उनका सुझाव दे रहे हैं। तो FII मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा देखेंगे। और इस वक्त मार्केट की आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? जो बजट तो चलो एक इवेंट निकल गया, इसमें एक पार्ट बहुत अच्छा हुआ कि कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़ा उपाय किया, बड़ा प्रयास किया। लेकिन मार्केट की क्या दूसरी चिंता, ट्रम्प साहब हैं क्या? वो उन्होंने मैंने आपको सुबह भेजा था फोटो, कह रहे हैं कि भूल मत जाना मुझे, आ रहा हूं मैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे दिखानी चाहिए आपको फोटो, सारे दर्शक भी हमारे बिल्कुल समझेंगे कि भाई वो असली सुपरस्टार दर्शक हमारे तो उनका आई थिंक वो पर्सनालिटी ऐसी है कि उसको आप यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता रहेगा। पर वो अच्छा भी है। आई थिंक मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट्स में किसी को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते कि भाई ये तो ऐसे ही करेगा। मतलब उनका स्टाइल है कि हर एक को रखें, मूवमेंट में डायनामिक रखें, तो उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रैंकली मुझे लगता है नीरज जी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारा जो मार्केट है, हमारी जो अर्निंग स्लो डाउन है, हमारी जो वो उस यूएस या किसी चाइना किसी की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है और हमें ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो जो ट्रम्प करते हैं वो अपने देश को प्रायोरिटाइज करते हैं, करना चाहिए, जिसके वो प्रेसिडेंट हैं उसी की बात करेंगे, उसी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर उनको लोकल इंडस्ट्री, लोकल जॉब्स क्रिएट करने, मैं कहूंगा कि हर पॉलिटिशियन को ऐसा होना चाहिए, तो हम क्यों ना करें इसको? अगर हमें भी यही करना चाहिए, हम भी यही कहें कि हम नहीं मंगाएंगे चाइना से, हम नहीं मंगाएंगे यूरोप से, कुछ भी हम इंडिया में बनाएंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, हम अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे। तो ये हमको ट्रम्प से घबराने की बजाय मैं तो कहूंगा ट्रम्प से सीखना चाहिए कि आप कैसे एक देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं, कैसे आप एक के बाद एक जो आपको प्रॉब्लम्स मालूम है उनको निकाल सकते हैं और हर एक सिटीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ग्रोथ की। तो आई थिंक ट्रम्प इज समबडी जो जिनसे सीखना चाहिए हमें भी। इंटरेस्टिंग। सो बजट में कोई और खास चीज जो आपको लगती है कि हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको बताना जरूरी है हमारे दर्शकों को? नहीं, आई थिंक आपने नीरज जी पूरा जो सार था उसका, बिग पॉइंट्स थे वो सारे कवर कर दिए हमने। और मैं वापस वही कहूंगा कि एक जो फोकस है आत्मनिर्भर और MSME, एग्री, 12 लाख टैक्स ब्रेक, ये सब फोकस दिखाता है कि सरकार सोच रही है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रूरल पॉपुलेशन, इसको कैसे हेल्प किया जाए। और मैं अब यही उम्मीद करता हूं कि ये जो एक डायरेक्शन दिया है, अब इस डायरेक्शन पे रिवर्स नहीं जाएंगे, इसी डायरेक्शन में अब आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऑल भी जो अब हम अनाउंसमेंट देखेंगे, RBI की अभी अनाउंसमेंट है, उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स बिल अभी आएगा 5 तारीख को, फिर उसके साथ GST कमीशन की मीटिंग है, ये सारी जो इवेंट्स हैं अब ये एक ही लाइन में जाएंगी और इसमें कोई अब डाउट नहीं रहेगा कि अरे ये सरकार कह तो कुछ और रही थी पर कर कुछ और रही है। या इंटरेस्टिंग है। तो अब ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब 5 तारीख को पेश होगा बिल इनकम टैक्स वाला, तो उसमें और क्लैरिटी आएगी और लोगों को राहत तो मिलेगी खास तौर पे। तो इस बजट में कंजम्पशन फोकस, मिडिल क्लास फोकस, छोटे शहर और रूरल फोकस, एग्री फोकस, और दिल्ली चुनाव भी फोकस है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मिडिल क्लास शहर है और वहां पे बहुत सारे सरकारी नौकरी वाले लोग रहते हैं, प्राइवेट वाले रहते हैं, और 12 लाख वाली इनकम से बहुत फायदा होगा। और बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने TDS में रियायत दी है ना, और वो भी बहुत बड़ा उनको रियायत है। और 2 मकान वाला भी, वो बताइए ना, 2 मकान में भी उन्होंने कर दिया कि 2 मकान रख के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो पहले क्या था कि अगर दूसरा मकान है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दूसरे पे डीम्ड रेंट लगता था। वो ये था कि आपका खाली पड़ा हुआ है, आपके नाम पे घर है और वो आपने
भाड़े पे नहीं दिया, आपको रेंटल इनकम नहीं है, खाली पड़ा है, आप यूज कर रहे नहीं कर रहे, आपने अपने चाबी लेके रखी हुई है, तो उस पे आपको डीम्ड रेंट की उसका मार्केट रेंट कितना होगा वो असेस करके उस पे टैक्स देना पड़ता था। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, आप एक दूसरा रखिए, मजे से, कोई टेंशन नहीं है, 2 घर रखिए और एंजॉय करिए और उस पे कोई टैक्स डीम्ड रेंट नहीं लगेगा। तो आई थिंक ये काफी एक रियायत है, एक थोड़ा, और जैसे काफी लोग ऐसे वीकेंड होम खरीदना चाहते हैं, फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं, तो अब वो कर सकते हैं, वैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, एक दूसरा घर किसी और शहर में लेना चाहते हैं, तो आई थिंक उन सबको एक फायदा मिलेगा। इंटरेस्टिंग हो, अगर थोड़ा रेट कट भी आरबीआई कर दे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो मतलब फिर तो मार्केट चल पड़ेगा, कुछ समय के लिए तो चल ही पड़ेगा, बाद में फिर आई थिंक लग रहा है थोड़ा देखा इन्फ्लेशन जाएगा। भी, मुझे लगा कि आज अमूल ने आपने देखा होगा 1 रुपए दूध का प्राइस काटा है पर लीटर, तो हाँ ये आई थिंक ये काफी समय के बाद हमने रिवर्सल देखा। इनफैक्ट मेरी वाइफ में उन्होंने बोला, अरे ये कैसे हो गया, ये 1 रुपए कम कैसे हो गया, तो बढ़ता ही है हमेशा। तो आई थिंक जो अब हाउस वाइफ्स हैं या जो भी हैं वो देखेंगे कि ये एक तो वो भी मैं कहूँगा 1 रुपए, आप चाहे 1 रुपया है, पर जो कंज्यूमर है उसके लिए बहुत बड़ी बात है, एक सेंटिमेंट इफेक्ट होता है कि अच्छा कुछ दाम कम भी हो सकते हैं। और अगर कहीं जैसे एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी आ गया पेट्रोल उस पे पंप्स पे, वो बड़ा एक डिसीजन है, तो उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा हो सकता है कि पेट्रोल पंप पे प्राइसेस ऑयल के भी कम हो जाए, पेट्रोल के, डीजल के। तो ये जो एक इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन एक तरफा ही नहीं है, आपको थोड़े चीजें सस्ती भी मिल सकती हैं, प्लस ईएमआई कम हो सकती है, प्लस आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है टैक्स कट होने की वजह से। ये जो तीनों चीजें अगर एक साथ हुई तो मुझे लगता है कंजम्पशन में बड़ा बूस्ट आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, होम इम्प्रूवमेंट के लिए, ऑटोज के लिए। आई थिंक ये काफी अच्छा मौका बन सकता है इन सब के लिए। बिल्कुल ये बन सकता है सर, और मुझे लगता है कि एक जो आउट ऑफ द बजट है, हालांकि वो जीएसटी का मसला है, बजट से लेना देना नहीं है। देखिए, अगर 70 साल के ऊपर के एल्डरली लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लेके आए फ्री में, और गरीबों के लिए आयुष्मान भारत ऑलरेडी चल रहा है 5 लाख रुपए का, 5 लाख उनके लिए भी चल रहा है, तो जो लोग अपने पैसे से अपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, मतलब वो सरकार से नहीं मांग रहे हैं, वो खुद अपने पैसे खर्च करके हेल्थ इंश्योरेंस का बीमा खरीद रहे हैं, उस पर जीएसटी लगाना मुझे लगता है घनघोर, मतलब ये अन्याय है, मतलब अन्याय है, इसको कोई शब्द नहीं हो सकता मेरे पास। मैं अपने पैसे से अपनी हेल्थ की चिंता कर रहा हूँ, उस पर भी आप मेरे को टैक्स लगा दे रहे हैं। और फिर आप अस्पताल में जाएंगे तो वहां पे आपको अलग जीएसटी देना पड़ेगा अपने बिल पे। जीएसटी तो सर मतलब सांस की तरह होगी, जीवन प्राणवायु है वो, आप कुछ समय बाद आप सांस लेते तो उसकी भी जीएसटी लग जाएगी। भाई आप, मैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, उसमें 18% जीएसटी आप क्यों ले रहे हैं मुझसे? आप उसको जीरो करिए कि भैया जो अपनी हेल्थ की चिंता खुद कर रहा है तो उससे हम जीएसटी नहीं लेते, आप अपनी खरीद लो। तो ये मत सोचो कि उससे हेल्थ इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, वो तो व्यक्ति अपनी खुद की मदद कर रहा है। आज आप नॉर्मली अगर सोचिए कि बंबई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप कितने बिल बनेगा कुछ पता नहीं है। तो आप सोचो 10 लाख रुपए का जो आदमी खरीद रहा है तो उसकी प्रीमियम कितना होगा, उसके ऊपर वो जीएसटी दे, तो ये एकदम जीरो करना चाहिए। मेरी इच्छा है, बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री करें, निर्मला मैम तो बिल्कुल डिसएग्री करेंगी, लेकिन मैं 100% ये मांग करता हूँ सारे जीएसटी के राज्यों के वित्त मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस का जीएसटी खत्म करिए आप, क्योंकि हम अपनी हेल्थ की चिंता खुद कर रहे हैं, तो आप मुझसे जीएसटी मत लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल, इतनी मेरी छोटी सी एक उम्मीद है जीएसटी काउंसिल से, बाकी पॉपकॉर्न में आप और लगा दीजिए थोड़ा, मैं तो जाता नहीं जो जाएगा वो लगा दीजिए, सिगरेट पे लगा दीजिए आप, जो आपको ऐसी चीजें लगे। हाँ बिल्कुल, लिकर पे आप और बढ़वाइए टैक्स, दुगना तिगना 4 गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको पीना होगा पैसे देगा। लेकिन जो एकदम आवश्यक जरूर, जैसे बाइक पे है, जैसे मैं सर भाई 2 व्हीलर बाइक जो है, अब वो जरूरत है आपकी, और वो रोजगार का एक माध्यम है। लाखों गिग वर्कर्स जो ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो बेचारे बाइक खरीदते हैं, उस पर तो जीएसटी खत्म करो आप एकदम, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी का चक्का घुमा रहा है। तो ऐसे कुछ चीजों को इनोवेटिव आइडिया सोचना चाहिए। वही मैंने आपसे कहा कि जीएसटी में जो रैशनलाइजेशन कर दें, आपका लॉस नहीं होगा। आप 3000 जो आपने कही हेल्थ केयर का जो मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये हम चीजें कर दें, इंश्योरेंस हटा दें, बुजुर्गों की प्रीमियम पे थोड़ा, बाकी छोटी पॉलिसी पे कम कर दें, तो 3600 करोड़ का लॉस होगा टोटल साल का।
वो 3,600 करोड़ का लॉस तो आप कहीं और से जीएसटी बढ़ा के आप कवर कर सकते हैं ना, तो उसमें क्या बड़ी बात है, किसी का नुकसान नहीं है उसमें। और बाइक पे कर दें, और आपकी बात ठीक है, ये रोजगार के मुद्दे हैं, मतलब आपको चाहिए कि आप रोजगार जो चाहता है उसको मौका दें, आप उससे क्यों ले रहे हैं बेचारे से? वो सुबह लेके बाइक निकलता है, रात को घर आता है, उसके लिए तो सस्ती करनी चाहिए आपको बाइक, ईएमआई सस्ता करना चाहिए उसका, क्योंकि वो जॉब है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये यही बातें जो मैं कह रहा हूं, जो आपने कही नीरज जी, एकदम आपकी और मेरी बात एकदम सेम है, कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है सरकार के पास सोच के रैशनलाइजेशन की, कि रैशनलाइज करते हैं, आपका लॉस भी नहीं होगा, पर जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको फायदा मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो गैर जरूरी तो अलग शब्द हो गया, जो डिस्क्रिशनरी है, कि जो न लेने से लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बच्चों के ट्यूशन फीस होगी या कोचिंग पढ़ने जाते हैं या उस तरह की चीजों में आप मिनिमल लीजिए जी बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर, आप एजुकेशन बजट नहीं बढ़ा पा रहे हैं बहुत ज्यादा, उस पर ध्यान नहीं, तो कम से कम इधर ही सस्ता करो आप। तो ये दिमाग से मुझे लगता है कि करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन चलिए, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब हमारी नजर तो रहेगी जीएसटी की बैठक में, भाई उधर कुछ हो सकता है क्या, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फायदा दे दिया, अब ज्यादा नहीं देंगे। ये भी एक बार में एक ही चीज मिलेगी। बिहार इलेक्शन से पहले कुछ हो सकता है कि जीएसटी वाली चीजें सस्ती हो जाए, लेट्स होप कि उस समय कुछ करें, और बिल देखते हैं हम लोग उसमें क्या क्या निकल के आती है। तो दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी बहुत सारी चीजें फाइन प्रिंट में होंगी, जो हम ये बात अभी कर रहे हैं, पूरा डिस्कशन, इसको आप अंतिम सत्य मत मान लीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ पेच हो, जो अभी हम जब पूरा बिल पढ़ेंगे और सारी चीजें निकल के आएंगी, एनालाइज करेंगे, तब हमको पता लगेगी कि शायद उसमें कुछ और चीजें भी थी। तो जितना भी मोटा मोटा अभी कितना बजट पेश हुई, 2 और 3 घंटे हुए, तो जितना समझ में आया हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा और निकलेगा शांत मन से, फिर हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे कि फाइनल इसका क्या आउटकम निकल गया, उस पर डिस्कस करेंगे। अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और दर्शकों से माफी भाई, थोड़ा मेरा स्ट्रीम यार्ड शुरुआत में गड़बड़ा गया था, क्योंकि मैं नया हूँ, तो मेरा लॉगिन नहीं ले रहा था एक्चुअली बार बार, तो मैंने उसको ठीक किया। अब तो ये मेरे हाथ में कैसा हथियार लग गया है ना सर, अब आप दुनिया बदल दुनिया गलत हथियार मेरे हाथ में लग गया है। अब तो मैं बहुत सारे लाइव डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, अलग अलग, जैसे कोई इशू एकदम से आ गया मार्केट में, तो विल डिस्कस दिस। थैंक यू सो मच सर, जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।